मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब और मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं और सियासी सफ़र के हवाले से भी देखें तो पिछले चंद सालों में नून लीग की सियासत में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो एक अपोजिशन का एक लीड रोल था उसमें मरियम नवाज़ बहुत एक्टिव नज़र आई। जेल भी काटी पानामा पेपर्स के बाद जो मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ था। आज उनका वज़ारत आला तक पहुँचने तक का जो सफ़र है उसमें शायद उनके जो 4-5 साल की कोशिश थी पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर के तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा उसने एक कलीदी किरदार अदा किया। आज जो पहली तकरीर उसमें की उसमें उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन से इंतकाम ना लेने और पंजाब की तरक्की के हवाले से जो इक़दामात का जिक्र किया, बात चीज़ें उसमें काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं। जैसे डिजिटल पंजाब का एक इनिशिएटिव का उन्होंने जिक्र किया। मॉडर्न अगर एजुकेशन सिस्टम दुनिया में देखें, जो कौमें तरक्की कर रही हैं उसके अंदर कंप्यूटर एजुकेशन का बुनियादी किरदार है। तो अगर इनका फोकस इस इशू के ऊपर रहता है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे करनी है और सूबे को तरक्की कैसे देनी है, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है पाकिस्तान में 2.5-3 करोड़ बच्चा है जो स्कूलों से बाहर है, उनको वापस स्कूल कैसे भेजना है, तो यकीनन एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये कर सकती हैं। एक्टिव रहना पड़ेगा। इससे पहले मोहसिन नकवी जो केयर टेकर के तौर पर रहे, मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा एक मौसर किरदार उन्होंने अदा किया। बड़ी लंबा पीरियड था निगरानों के हिसाब से, लेकिन बहुत तेज़ी और फुर्ती दिखाई उन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो मरियम के लिए भी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं कहूँगा चैलेंज नहीं कहूँगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि एज़ चीफ़ मिनिस्टर वो कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं। जब उन्होंने सियासी मुखालफिन से इंतकाम ना लेने का जिक्र किया तो क्या ही अच्छा हो कि कल सुबह वो ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है और जेलों में पड़ी हुई हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, उनकी रिहाई के लिए इक़दामात करने का ऐलान करें। उनको मुकदमात अपने अदालतों में सामना करना है, लेकिन उनको जेलों से रिहाई मिल सकती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या बाकी ख़वातीन हो, उनको अगर मरियम नवाज़ इस तरह के इनिशिएटिव लें जिससे वो जो एक गल्फ़ है ना, जो सियासी कशीदगी का माहौल है उसमें कमी लाने के लिए कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड लें, तो यकीनन सूबे के माहौल में और पाकिस्तानी सियासत के माहौल में एक बेहतरी की जानिब वो इक़दामात करके पाकिस्तान को ले जा सकती हैं। मरकज़ के अंदर हुकूमत की वो सूरत हाल नहीं होगी जो पंजाब में है। पंजाब में उनको 220 वोट्स मिले, जो स्पीकर का इंतखाब था उसमें 224 वोट मिले थे, तो एक क्लियर कट उनको एज हासिल है। 186 रिक्वायर्ड हैं, तो उससे 25-30 अरकान उनके पास ज़्यादा मौजूद हैं, जो परेशानी उनकी हुकूमत को नहीं सामना करना पड़ेगा। ख़ुद PMLN के साथ इंडिपेंडेंस मिल चुके हैं, तो वो सादा अक्सरियत के करीब खुद अपने इंडिपेंडेंस को मिला के PMLN पहुँच जाती है, और इत्तेहादियों को मिला के जिसमें पीपल्स पार्टी, IPP और काफ लीग के अरकान और PML ज़ा का भी एक रुकन उनके साथ शामिल है। उसके बाद उनको पंजाब में वो इशू नहीं आएगा। सिर्फ एक इशू करना है कि गवर्नेंस दिखानी है, वो मामला करने हैं जिसमें शफाफियत, तो एक साफ़ हुकूमत लोगों को नज़र आए। जो मारूसी सियासत की मोहर है उससे हटाने का कोई और तो तरीका उनके पास नुस्खा नहीं है, लेकिन एक परफॉर्मेंस है। इससे पहले जो शहबाज शरीफ के साहबजादे ने चंद महीने हुकूमत की थी, बहुत बड़ा जो सेटबैक था PDM के लिए वो पंजाब की वज़ारत आला थी। अगर उस वक्त कोई एक मौसर लीडरशिप पंजाब में कोई प्रोवाइड कर सकता तो शायद इतना बड़ा PDM को सेटबैक ना होता। जो वज़ीर आला की एक जंग चलती रही परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ के बरखुरदार हमज़ा के दरमियान में, उसने पंजाब की सियासत को भी नुकसान पहुंचाया और नून लीग की सियासत को भी डुबो के रख दिया। तो उन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा मरियम नवाज़ को। दूसरा बड़ा इशू वफाक के अंदर कौमी असम्बली के इजलास को तलब किया जाना है। अभी तक ख़बरें ज़राए के हवाले से चल रही हैं कि सदर साहब ने उस असम्बली को वापस भिजवा दिया या मुस्तरद कर दिया जिसमें कौमी असम्बली का इजलास भिजवाने के लिए उनको पास भेजी गई थी। अब दूसरा तरीक़ाकार जो PMLN से मुंसलिक सियासी शख्सियात हैं वो कह रही हैं कि स्पीकर साहब के पास, जो राजा परवेज़ अशरफ साहब पुरानी असम्बली का स्पीकर बरकरार रहता है नए स्पीकर के मुंतखब होने तक, उनके पास ये कानूनी इख्तियार मौजूद है, क्योंकि आर्टिकल 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी सब क्लॉज 2 उसके मुताबिक 21वें रोज़ तक इजलास बुलाना लाजमी है। सदर साहब अगर उससे पहले बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, ये उसके अल्फाज का तर्जुमा है। तो अब क्या स्पीकर साहब को ये इख्तियार हासिल है या नहीं है, ये कोई नई जंग ना बन जाए। बहरहाल एक सूरत हाल हमारे सामने नज़र आती है। जो प्रोग्राम में हमारे साथ आज शुरका हैं, मान अकरम राजा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, और खुर्रम दस्तगीर खान है PMLN से हमारे साथ। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। पहले मरियम नवाज़ का वो स्टेटमेंट, एक छोटा सा हिस्सा मैंने उनके तरक्याती जो उन्होंने एक रोड मैप दिया उसको नहीं हमने लिया, लेकिन ये अपोजिशन से हम इंतकाम नहीं लेंगे, वो आपको दिखाना चाहूँगा। उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है ना बदले का कोई जज्बा है। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुले।
राजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ख़वातीन कैदी हैं, ख़ासतौर पर 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं या जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, सज़ा का अमल तो इनको अदालतों से होना है, मुकदमात बन चुके हैं, तो क्या इनकी ज़मानत के लिए एज़ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ कुछ इक़दाम कर सकती हैं या कानूनी तौर पर कोई रुकावट है इसमें? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, 9 मई के हवाले से बहुत से ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल बात वाज़ेह है। 9 मई के हवाले से शायद 100 लोग हों, 150 लोग हों, या तो हज़ारों और अब भी सैकड़ों लोगों को जेल में रखा गया है। तो उस हवाले से बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि बेलें हो सकती हैं, और जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, पुलिस के प्रोसिक्यूटर हैं, वो अदालत में जाके कह सकते हैं कि इनको आप बेल दे दीजिए, मुकदमा चलता रहेगा। 7, 8, 9 माह से ये लोग जेलों में हैं, कुछ की तो शायद सज़ा भी इतनी ना बने बिलाखिर। तो इसलिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा यही है कि जिस तरह से ये मामला चलता रहा है कि एक अंधी अंधी कोठरी में लोगों को बंद कर दिया गया है, उनकी बेल की दरखास्तें जो हैं वो मतनाही एक सिलसिला है कि वो सुनी नहीं जाती, तो अब उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उनको बेलें मिलनी चाहिए और मुकदमों को ख़त्म होना चाहिए जहां ये मुकदमे सियासी मकासद के लिए बनाए गए थे। और ये वाज़ेह है कि बहुत से मुकदमों का मकसद सिर्फ ये था कि इलेक्शन से पहले जो एक मायूसी की फ़िज़ा कायम की जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ा कायम नहीं हुई। इन मुकदमों की वजह से लोगों में ज़्यादा वलवला पैदा हुआ और उन्होंने इन मुकदमों का जवाब जो है वो वोट के ज़रिए दिया। राजा साहब, जो एक अपोजिशन और हुकूमत का पाकिस्तान में पिछले तवील अरसे से हम एक सिलसिला देखते हैं कि जो अपोजिशन में आता है वो सोचता है कि उसका काम एक ही है एहतजाज करना, और हुकूमत वाला अपनी ताकत जो है वो लाठी के ज़ोर पर उसका इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। दोनों रवैये मनफी हैं और पाकिस्तानी सियासत को नुकसान पहुँचता है। क्या कोई तब्दीली आएगी? एक खातून वज़ीर आला बनी है, तो क्या रवैयों में हम तब्दीली देखेंगे या वही डिक्टेटोरियल स्टाइल होगा कि उठाओ जेलों में डाल दो, एक एक को मूँछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा? इमरान खान भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो हमें कुछ चेंज चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को कुछ सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ तब्दीली होनी चाहिए। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा और बिलाखिर सब वो कहते हैं अंधे हो जाएंगे। ये इंतकाम का रवैया बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंतकामी सियासत नहीं होगी। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ जो मामला है वो इलेक्शन की, एक तरह से इलेक्शन पे डाके का है। उससे कैसे हम सरफे नज़र कर सकते हैं? वो एक बहुत बड़ी बदअहदी होगी अपने वोटर के साथ। मैं ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपने वोटर को कहूँ कि मैं एहतजाज करना छोड़ दूंगा। मुझे पता है कि मैं 98,000 वोटों से जीता हूँ। मेरे फॉर्म 45 बिल्कुल 2 दिन बाद हमने इलेक्शन कमीशन में जाके दायर कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने उनको देखना पसंद नहीं किया और आज 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं इस मामले को। तो ये इस तरह नहीं चल सकता मामला। अगर इलेक्शन कमीशन ने सुनवाई दी होती, हमें इलेक्शन कमीशन ने बुलाया होता, आरओज़ को कहा होता कि बताओ ये फॉर्म 45 कहां से आए, तुम्हारे फॉर्म 45 कौन से हैं, ये सब कुछ पहले 2-3 दिनों में हो सकता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। हमने तो दूसरे दिन ही जाके फाइल कर दिए, इंटरनेट पे चढ़ा दिए। सैकड़ों की तादाद में 443 पोलिंग स्टेशन है मेरे हल्के में। क्या मैं जाली फॉर्म बना सकता था? मेरे नीचे 5 सूबाई हल्के थे, हमने सब कुछ फाइल कर दिया और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था वो ये था कि हम इनको देखेंगे भी नहीं। इस वजह से मैं समझता हूं बहुत बड़ी बुराई पैदा हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया होता, वो ताकत इस्तेमाल की होती जो कानून ने दी है, तो ये मामलात बड़ी हद तक तय हो गए होते और आज हम इस सूरत हाल से दो चार ना होते। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने वो ताकत इस्तेमाल नहीं की, हमें एक तरह से बत्ती के पीछे लगा दिया और फिर कहा कि जाओ ट्राइब्यूनल में जाओ और वहां हजारों गवाहों के साथ अगले 5 साल इस मामले को साबित करते फिरो, तो एक फिजाब जो है वो उसमें एक कशीदगी आ गई है। अब इस कशीदगी को खत्म करने के लिए कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हो, कोई तरीका हो जिसके जरिए हम जो एक नाइंसाफी हुई है, जो वोट पर डाका पड़ा है, जो अवाम के एतमाद को रियासत में ठेस पहुंची है, इस सब का अजाला करना होगा, वरना हालात मामूल के मुताबिक नहीं हो सकते।